and welcome to Pahuja Law Academy. I am Chaksha Gupta and today we are discussing constitutional law. So basically, हम जब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और पूरा डिस्कशन बायलिंगुअल रहेगा, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। देखिए, हम जानते हैं 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली और 1950 में जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। जब इंडिया को आजादी मिली और जब तक इंडिया केपेबल हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उससे पहले ना जाने कितनी कंट्रीज ऑलरेडी फ्री हो चुकी थी और रिपब्लिक हो चुकी थी कि उनके पास अपना खुद का गवर्निंग कॉन्स्टिट्यूशन था। तो एक एक्सपेक्टेड आउटकम ये था कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो बॉडी थी, उन लोगों ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा स्टडी किया बाकी कंट्रीज का और थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट और मार्वेलस पॉइंट्स को पिकअप करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है हमारे पास में जिसमें हमें ये अथॉरिटीज बताई गई हैं जो हमारी कंट्री के गवर्नेंस के लिए नेसेसरी हैं। अब अथॉरिटीज जैसे कि क्या? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। चलो ये तो एग्जीक्यूटिव्स हो गए। हमारे लेजिस्लेटिव में कौन कौन लोग होंगे? कौन लोग होंगे जो जजेस बनेंगे? जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनकी ओथ कैसे होगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हो, हाई कोर्ट हो। अब ये इलेक्शंस अभी जैसे हुए लोकसभा इलेक्शंस, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या काम होगा। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि सिटीजन्स, आप और हमारे जैसे सिटीजन्स के लिए कुछ राइट्स एंड कुछ ड्यूटीज साथ में दी गई हैं। हम ये बात जानते हैं अच्छी तरीके से कि जब हमें कहीं पर भी कोई राइट मिलता है तो उसी के साथ में हमें ड्यूटीज भी मिलती हैं। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज, कभी भी ये एक दूसरे से आइसोलेशन में नहीं रह सकते। तो एक क्वेश्चन उठता है कि मैम राइट किसके लिए और ड्यूटी किसकी तरफ? तो राइट हम ह्यूमंस के लिए फंडामेंटल राइट्स का नाम दिया गया और ड्यूटीज, ड्यूटीज वैसी ड्यूटीज जो हम अपनी कंट्री के लिए करेंगे। कंट्री हमें प्रोटेक्ट करेगी, हमें हमारे राइट्स दिलवाएगी और साथ में हम कंट्री की तरफ ड्यूटीज को निभाएंगे। ये पूरा सिनारियो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। ये लॉन्गेस्ट और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो एक बात समझेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो बाकी जितने भी हम लॉज पढ़ते हैं उनको पावर प्रोवाइड करता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही आज हमारी कंट्री का गवर्नेंस 75 ईयर्स से भी ज्यादा हो गए हैं एंड स्टिल रिमार्केबल गवर्नेंस चल रहा है। सब कुछ इतने स्ट्रॉन्ग एंड बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट्स गिवन है। ये पार्ट्स जो है, ये छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो ऐसे ही एक पार्ट के बारे में बात करते हैं, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ऐसे राइट्स जो इंपॉर्टेंट हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। कहने का मतलब है कि आपको ये अधिकार इसलिए मिले हैं क्योंकि आप एक इंसान हैं, फंडामेंटल, इंपॉर्टेंट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन एंड ऐसे अधिकार। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों बराबर का काम करते हैं पर सैलरी लड़के को ज्यादा और लड़की को कम मिले, तो यहां पर आप बोलेंगे कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया आपका। क्यों? क्योंकि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आपका राइट टू इक्वालिटी में इंक्लूडेड है और राइट टू इक्वालिटी, सब लोग बराबर रहेंगे। अगर सेम सिचुएशंस हैं तो सब लोग इक्वल माने जाएंगे। अनइक्वल्स को हम कभी भी इक्वल्स का दर्जा नहीं देते। बट एक ऐसा ही और फंडामेंटल राइट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब इस फंडामेंटल राइट को समझने से पहले ये जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स दो तरीके के हो सकते हैं। पहला फंडामेंटल राइट्स जो ऑल पर्सन्स के लिए अवेलेबल है और दूसरा जो सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल रहेगा। ऑल पर्सन्स का मतलब हो गया जो सिटीजन्स के अलावा लोग बचे और सिटीजन्स भी। सिटीजन मतलब देश का नागरिक।
ऐसा इंसान जो इस देश में रहता है, इंडिया में रहता है कंटिन्यूअसली, और उसका प्लान भी यही है कि परमानेंट सेटलमेंट उसको इंडिया में ही करना है, ऐसा इंसान इंडिया का सिटीजन कहलाता है। अब यहाँ पर हम दूसरी बात करते हैं ऑल पर्सन्स। तो मैम सिटीजन्स के अलावा, नागरिक के अलावा बचा कौन? तो नागरिक के अलावा जो लोग बचे, दोज कैन बी या तो डिप्लोमेट्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं। आपको पता है हमारी कंट्री में एम्बेसडर्स आते हैं अपनी कंट्री का। सपोज कीजिए आपके पास में यूएसए का कोई डिप्लोमेट है, तो वो हमारी कंट्री में यूएसए को रिप्रेजेंट करने के लिए है। अच्छा, दूसरे कुछ टूरिस्ट हो सकते हैं, कुछ फॉरेनर्स हो सकते हैं जो हमारी कंट्री में घूमने के लिए आए हों। तीसरा एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इमिग्रेंट्स हो सकते हैं जो किसी बाहर की कंट्री में रहते थे, पहले देश किसी और देश के नागरिक थे और फिर हमारी कंट्री में आ गए। जैसे हम जानते हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में, तो वो सब ऑल पर्सन्स की कैटेगरी में आएंगे। तो फंडामेंटल राइट्स में कहीं पर भी ये डिस्टिंक्शन नहीं दिया है कि कौन से ऑल सिटीजन्स के लिए होंगे या कौन से ऑल पर्सन्स के लिए होंगे, बट कन्वीनियंटली समझने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ये जान पाए कि ऑल पर्सन्स के लिए कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होते हैं। ऐसे ही एक फंडामेंटल राइट के बारे में आज हम जानेंगे। फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21। आई होप हम सब ये बात जानते होंगे कि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स गिवन हैं और उनमें से एक आर्टिकल, आर्टिकल 21। अब ये आर्टिकल 21 तीन चीजों के बारे में बताता है। पहला, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ मिलेगा हर इंसान को। दूसरा, वो बोलता है कि हर इंसान को राइट मिलेगा पर्सनल लिबर्टी का। और तीसरा, वो कहता है कि ये जो राइट है लाइफ का और पर्सनल लिबर्टी का, अगर ये लेना है तो इसके लिए भी हमने एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर रखा है बाय लॉ। अब आप पढ़ेंगे अगर आर्टिकल 21 उठाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सिर्फ एक लाइन का आर्टिकल है और मैम ने तीन चीजें लिख दी एक लाइन के आर्टिकल से। तो ऐसा क्या है इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तीन चीजें इतनी एक लाइन में लिख दी बस? अगर इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो बहुत लंबा लिखा होना चाहिए उसके बारे में। आर्टिकल ये कहता है दैट नो वन, स्टार्टिंग नो वन से है, एक नेगेटिव टोन में बता रहा है कि क्या क्या चीज से आप प्रोहिबिटेड हो करने से। आप मतलब स्टेट प्रोहिबिटेड है करने से। नो वन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कहने का मतलब है कि किसी भी इंसान को आप उसकी लाइफ या उसकी पर्सनल लिबर्टी नहीं ले सकते एक्सेप्ट, किसी चीज के अलावा। कैसे ले सकते हो? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से। आप किसी की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी तभी ले सकते हो अगर हमने जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आप चले तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, लाइफ जिंदगी, पर्सनल लिबर्टी मेरी पर्सनल लिबर्टी इज फ्रीडम। अब ये फ्रीडम और लिबर्टी जो मेरे को मिल रही है यहाँ पर और जो लाइफ के बारे में है, इसे पढ़कर हमें क्लियर है कि ये वाला जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए तो नहीं, ये ऑल पर्सन्स के लिए अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर ये बात तो हम सबको क्लियर है कि ऑल पर्सन्स, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या ना हो, उसको आर्टिकल 21 का बेनिफिट जरूर मिल सकता है। ठीक है जी, दे दिया। अब आप देखेंगे कि एक लाइन में लिखा हुआ है लाइफ, एक लाइन में लिखी हुई है पर्सनल लिबर्टी। है क्या ये राइट टू लाइफ? क्या है ये पर्सनल लिबर्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं? सिर्फ एक लाइन पढ़ के तो मैम समझ नहीं आ रहा हमें क्या है ये। क्यों? क्योंकि मेरे लिए लाइफ क्या पता एसी वाली लाइफ ही लाइफ हो, क्या पता मैं बोल दूं कि एसी के बिना लाइफ भी कोई लाइफ है, बिना पढ़ाई के लाइफ भी कोई लाइफ है, बिना जज बने लाइफ भी कोई लाइफ है। और क्या पता किसी और के लिए लाइफ का मतलब हो यार एक पंखा हो सर के ऊपर, एक छत हो और पहनने के लिए कपड़े हो।
पूरे दिन ऐसे ऐसे करके कुछ भी गुजार देंगे, बस यही लाइफ है हमारी। तो ये लाइफ की डेफिनेशन क्या होगी? आर्टिकल 21 तो इतना ही कह रहा है बस, आर्टिकल 21 ने तो बताया नहीं। तो क्या है ये लाइफ की डेफिनेशन, क्या चीजें आएंगी इस लाइफ की डेफिनेशन में, ये क्वेश्चन उठा। पर्सनल लिबर्टी, क्या ये पर्सनल लिबर्टी सिर्फ एक कमरे तक सीमित हो सकती है कि आपको छोड़ दिया जाए एक कमरे में कि ये रहा पूरा कमरा, चले जाओ जहां घूमना है, इस कमरे में घूम लो जहां पे भी घूमना है? अरे पर्सनल लिबर्टी सिर्फ इतनी है आपकी? इतनी पर्सनल लिबर्टी है? कहाँ तक की पर्सनल लिबर्टी है? इंडिया की है, इंडिया से बाहर तक की है, ये जानना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैम आप ये बताओ, ऐसा प्रोसीजर कौन सा है जिससे हमारी लाइफ ले सकते हो आप, जिससे हमारी पर्सनल लिबर्टी ले सकते हो आप? तो यही जानेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले ये टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि कोर्ट सिस्टम कैसा है हमारी कंट्री में, तो कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा कोर्ट सिस्टम। सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हमें मिलते हैं हाई कोर्ट्स, और सबसे नीचे लेवल पे हमें दिखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। आई होप आप सभी अग्री करेंगे कि हाँ यही सिस्टम है हमारे कोर्ट्स का। सुप्रीम कोर्ट एक ही है हमारी पूरी कंट्री में, एक ही होगी सुप्रीम टॉप मोस्ट। कहाँ है आपको पता होगा, दिल्ली में है। ये बता क्यों रही हूं मैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है, किस चीज की? इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन किसका? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी डाउट आपको हो तो आप किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे पूछने के लिए कि सर, माय लॉर्ड, हमें ना ये समझ नहीं आया, ये लाइफ का मतलब क्या है, इस लाइफ की डेफिनेशन को बता दीजिए जरा। तो हम गए सुप्रीम कोर्ट के पास। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का मतलब बताना। कोई कोई ऐसा वर्ड है मान लो जिसका मतलब आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे? आप अपनी मैम से, अपनी मॉम से, अपने फादर से, या डिक्शनरी में सर्च करोगे, गूगल सर्च करोगे कि मतलब पता चल जाए हमें, इंटरप्रिटेशन मिल जाए, हमें समझ आ जाए। अब ये पावर सुप्रीम कोर्ट को किसने दी है? ये पावर सुप्रीम कोर्ट को खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर खुद कॉन्स्टिट्यूशन देके कहता है कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन रीडर्स, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, कहाँ जाओगे पूछने? किसके पास जाओगे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कुछ टाइम तक के लिए तो जिंदा रहेंगे, उसके बाद तो नहीं रहेंगे वो हमेशा हमेशा के लिए। तो उसके बाद अगर कभी भी डाउट हुआ तो किसके पास जाएंगे पूछने? तो उन्होंने बोला कि आप जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट आपको इंटरप्रिटेशन करके बताएगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड का, इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का, एक्सेप्शन का, हर चीज का मतलब विस्तार से हमें कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास में। अब सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ में हमें लाइफ का मतलब बहुत ज्यादा ही बता दिया। आर्टिकल 21 जो है ना, सबसे ज्यादा इंटरप्रेटेड आर्टिकल कहते हैं। हम कहते हैं आर्टिकल 21 की एक्सप्लेनेशंस जितनी सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, उससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन किसी भी आर्टिकल की नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइफ का मतलब है ना, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है। आज की डेट तक भी, 1950 से स्टार्ट करके आज की डेट तक भी हम इस लाइफ शब्द का इंटरप्रिटेशन ना करते ही जा रहे हैं। बिल्कुल रिसेंट का केस अगर आपको बताऊं तो जस्टिस पुट्टास्वामी जो रिटायर्ड जज हैं वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस आपने सुना होगा, राइट टू प्रिवेसी, आधार का केस था। नाम जरूर सुना होगा आपने, चाहे केस का नाम ना सुना हो, आधार केस के नाम से या राइट टू प्रिवेसी के नाम से बहुत फेमस हुआ था। ये भी राइट टू लाइफ का पार्ट बताया गया। अभी बिल्कुल हाल ही में 2024 में हम हैं और 2024 का रीसेंट जजमेंट
अभी जो बात हो रही है दैट इज इंडियन कानून को बोला जा रहा है। एक साइट है जहां पे बहुत सारे जजमेंट्स मिल जाते हैं हमें, नए पुराने। एक राइट है, राइट टू बी फॉरगॉटन, भूल जाने का अधिकार। ये राइट भी राइट टू लाइफ में कह रहे हैं कि आएगा। राइट टू लाइफ 2024 में भी इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो कुछ इंटरप्रिटेशंस देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग वाली हम पढ़ेंगे आज कि राइट टू लाइफ में क्या क्या इंक्लूड होगा। ओवर 50-60 डेफिनेशंस हैं कि लाइफ की डेफिनेशंस क्या होंगी। उनमें से कुछ 5-6 चुनिंदा मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सबसे पहले एक ऐसा अधिकार जो छोटा बड़ा हर इंसान को बहुत ज्यादा प्यारा होता है। राइट टू लाइफ का पहला अधिकार जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज राइट टू स्लीप, नींद का अधिकार। देखिए, अगर मम्मी ने आपको उठा दिया नींद से कह कर कि 10 बज रहे हैं और असली में 7 बज रहे हो, तो उनको मत पढ़ा देना ये राइट, बहुत मारेंगी। देखिए, राइट टू स्लीप जो है ये एक फंडामेंटल राइट है। हमें पता कैसे चलता है? एक जजमेंट से। जजमेंट का नाम है रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी। देखिए, हुआ क्या था रामलीला मैदान में? एक, हम कह सकते हैं, एक प्रोटेस्ट चल रहा था। अब राइट टू प्रोटेस्ट है आपके पास में, फंडामेंटल राइट भी कहते हैं हम उसको, बट पीसफुल होना चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। अब ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, इसमें रात में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सो जाते हैं, जेल वैन आती है और इन्हें उठाकर जेल में बंद करके ले जाती है। वो मतलब वैन में बंद करके जेल ले जाती है। अब परेशान हो जाते हैं सारे लोग, लड़ाइयाँ हो जाती हैं वहां पर कुछ लोगों की, प्रोटेस्टर्स की और पुलिस ऑफिशियल्स की। पहुंच जाते हैं ये प्रोटेस्टर्स कहाँ पे? कोर्ट में, रेमेडी मांगने के लिए कि ये क्या हुआ जो सही हुआ। तो कोर्ट निंदा करती है इस चीज की और कहती है कि नहीं, सोने का अधिकार एक पीसफुल और मेंटली स्टेबल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को सोने नहीं दे रहे हैं तो आप बेसिकली उस इंसान को टॉर्चर कर रहे हैं, एंड ये आप नहीं कर सकते। टॉर्चर तो आप कभी कर ही नहीं सकते ना। तो ये अधिकार जो है सोने का, ये आपका राइट टू लाइफ में। नेक्स्ट लेकिन हम बात करते हैं, देखिए, घूमना जाना हम सबको पसंद है, किसको नहीं पसंद। पर जब हम घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादातर जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं ये खराब होते जा रहे हैं, या तो इनकी रंग सूरत या कुछ भी में कुछ ना कुछ खराबियां आती जा रही है। ताजमहल के ऊपर भी बहुत ज्यादा इस चीज को आपने देखा होगा। हम बात करेंगे क्लीन एनवायरनमेंट के बारे में कि आपके पास में राइट है टू क्लीन एनवायरनमेंट। आपके पास में अधिकार है कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल साफ रहे। आपने ये कहावत या ये डांट अपनी मम्मी से, बड़ी बहन से जरूर खाई होगी कि कुत्ता भी जब बैठता है ना तो अपनी जगह साफ करके बैठता है, तुम कितनी गंदगी में पड़े हो। जरूर सुना होगा आपने। अब यही राइट है आपका क्लीन एनवायरनमेंट का कि आपका एनवायरनमेंट जहां आप रह रहे हैं वो है कैसा। अब मान लीजिए आप एक जगह पे रहते हैं जहां पर बराबर में एक दुकान है कारपेंटर की। अब वो पूरे दिन जितनी भी लकड़ियां काटता है, उस लकड़ी का जो आपको पता है ना डस्ट होती है, जो सौ की डस्ट होती है, वो सौ डस्ट उड़ उड़ के आपके घर में आती रहती है। क्या आपका एनवायरनमेंट क्लीन है? सुबह नहाने के लिए आपने पानी ऑन किया, शावर से पानी आया, गंदा पानी। आप कहते हो यार इससे अच्छा तो मैं बिना नहाया अच्छा हूँ, डीओ मारूंगा चल देंगे हम। क्या किया हमने? ये नहाऊं क्यों मैं इतने गंदे पानी से? इतना गंदा पानी तो मैं पौधों में भी ना डालूं अपने घर के। आपका एनवायरनमेंट साफ है ना? आपकी हवा सांस, ना आपकी हवा साफ जहां आप सांस ले रहे हो, ना आपका पानी साफ जहां आप नहाने की कोशिश कर रहे हो, पीने की कोशिश कर रहे हो, ना आपके आसपास की
इलाके में कोई ग्रीनरी, दूर दूर तक बिल्डिंग ही बिल्डिंग, बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेड़ लगाने की उस पर निकल पड़ो, स्प्री पर, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं कि आपके पास में अधिकार है कि बेसिक सैनिटेशन, बेसिक क्लेanलीनेस होनी चाहिए। अब आपके घर के बाहर लोगों ने कूड़ा डालना शुरू कर दिया, घर में थोड़े दिन तो, एक दिन 2 दिन तो आप देख लोगे, तीसरे दिन लड़ाई हो जाएगी। क्यों? एनवायरमेंट है यार, मैं इस एनवायरमेंट को साफ रखना चाहती हूँ, मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि गंदगी में फिर मच्छर मक्खी और न जाने कितनी बीमारियां पलेंगी। इसीलिए एक केस हुआ हमारे पास में, जिसमें हमने ये बताया कि ये आपका अधिकार है। रूरल लिटिगेशन केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और रिलेटेबल सिचुएशन बताती हूँ। राइट अगेंस्ट पब्लिक स्मोक। मान लीजिए अगर आप दिल्ली से हैं, तो दिल्ली में एक एरिया है कनॉट प्लेस नाम का, सीपी के नाम से काफी फेमस रहता है। घूमने फिरने की काफी जगह है, खाने पीने की भी, मस्ती के रिफ्रेशिंग मूड में जाने के लिए लोग सीपी यूजुअली जाते हैं। अब मान लीजिए आप सीपी में घूम रहे हैं और आपके आगे एक ग्रुप ऑफ बॉयज हैं, ठीक है, अब आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग बट एक जनरल सिचुएशन है। एक ग्रुप ऑफ बॉयज हैं जो स्मोक कर रहे हैं, वो आगे आगे चल के स्मोक कर रहे हैं और स्मोक उड़ उड़ के आपके मुंह पर आ रहा है। आपने क्या कहा? आप परेशान हो, आप कहेंगे कि यार साफ हवा तो है नहीं, वैसे ही दिल्ली में रहने का मतलब है कि आप रोज की इनडायरेक्टली 10 से 11 सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा है। अब जहां पोल्यूशन कम भी है या जहां हम इंजॉय करने भी जा रहे हैं, वहां कोई वेप कर रहा है, कोई हुक्का कर रहा है, कोई स्मोक कर रहा है, यार हम तो साफ हवा में सांस ही नहीं ले सकते। तो उन्होंने एक केस हुआ, एस दियोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सारे पुलिस ऑफिशियल्स को ये इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा कि पब्लिक स्मोकिंग पर बैन हो जाना चाहिए। और इसलिए आपने कभी नोटिस किया हो तो आपने देखा भी होगा कि ऑफन पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो एप्रीहेंड कर लेते हैं ऐसे लोगों को जो पब्लिक में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट के बारे में, राइट टू मेडिकल असिस्टेंस। ये जो राइट है मेडिकल असिस्टेंस का, ये कुछ इस तरीके से दिखता है कि हमने, आपने सुना होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि ह्यूमन लाइफ है तो बीमारियां तकलीफें साथ साथ चलती ही रहती हैं। अब ये जब बीमारियां और तकलीफें साथ साथ चलती हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें कौन चाहिए होता है उस समय? डॉक्टर मिल जाए यार, डॉक्टर मिल जाए, वो हमें बता दे बस कि ये प्रॉब्लम है, ये चीज है जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, हम फटाफट से जाके ठीक करवा लेंगे अपने आप को। मेडिकल असिस्टेंस का राइट। केस हुआ हमारे पास में पंडित परमानंद कटारिया का। इस केस में क्या बताया जाता है कि एक इंसान है, एक स्कूटरिस्ट होता है, ये जा रहे होते हैं एक फ्लाईओवर से और एक गाड़ी के साथ इनकी टक्कर हो जाती है। अब जब ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो कोई इनका इलाज ही नहीं करता, ये आवाज लगाते रहते हैं कि कोई है, कोई है, कोई मदद कर दो, कोई स्ट्रेचर ला दो, कोई डॉक्टर दिखा दो, कोई नर्स बुला दो, आता ही नहीं है। और अब ये इसी गंभीर और चोट की स्थिति में इनको बोल दिया जाता है कि हम आपका इलाज नहीं करेंगे जब तक पुलिस नहीं आ जाती। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट केस है,
एक्सीडेंट केसेस में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। और अब ये 20 किलोमीटर दूर ड्राइव करके किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं। अब ये पहुंच जाते हैं सही होने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना ग्रीवांस लेकर, और सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि देखिए और बताइए मुझे कि क्या ये सच है, क्या ये सही है, क्या ये ठीक है जो हो रहा है। अगर कोई इंसान हॉस्पिटल जाता है तो किसी इमरजेंसी में जाता होगा, उसमें भी उसको बोल दिया जाए कि पहले पुलिस की कार्यवाही होगी फिर आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। वैसे तो ना जाने कितने लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो तब सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन लेते हैं और वो कहते हैं कि अगर लीगल एक्शन है वो साथ साथ चलता रहेगा, डॉक्टर्स को एक मेडिकल एड प्रोवाइड करना है। मेडिकल एड प्रोवाइड करने के बाद आप एक बार ही थोड़ा स्टेबलाइज हो जाने दीजिए पेशेंट को, कि बाद साथ साथ में आपकी कार्यवाही चलती रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मेडिकल असिस्टेंस देने से ही मना कर दिया। राइट टू लाइफ में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्या राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूडेड है या नहीं है। तो इसमें मैं आपसे 3 केसेस डिस्कस करना चाहती हूँ। पहला केस है पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। दूसरा केस है ज्ञान कौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और थर्ड केस है कॉमन कॉज, जो बिल्कुल रीसेंट केस है, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, पी रत्नम का केस जब हुआ तो कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि 306 में 309 में जहां पर कमिटल ऑफ सुसाइड पर हम पनिशमेंट देते थे वो अलाउड होना चाहिए। राइट टू डाई, राइट टू लाइफ के एम्बिट में आता है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस ज्ञान कौर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं यार, ऐसे तो आधे से ज्यादा लोग ऐसे ही खुदकुशी कर लेंगे, हम ये अलाउ नहीं कर सकते। कॉमन कॉज में उन्होंने बोला ये जो सुसाइड वाला एलिमेंट है ना, थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, और इन्होंने कंसेप्ट दिया यूथनेशिया का। यूथनेशिया का जो कंसेप्ट है वो कहता है कि एक इंसान को इंड्यूस करा सकते हो डेथ अगर वो एक वेजिटेटिव स्टेट में है। वेजिटेटिव स्टेट का मतलब होता है कि इंसान अपने बॉडी के फंक्शंस खुद से परफॉर्म ना करके किसी और एक्सटर्नल सपोर्ट, कोई मशीन पर, कोई और एक्सटर्नल सपोर्ट पर डिपेंडेंट होता है। अगर ऐसे स्टेट में, वेजिटेटिव स्टेट में इंसान है तो यूथनेशिया, और वो भी पैसिव यूथनेशिया, अलाउड है। आप पैसिव यूथनेशिया दे सकते हो और कंडक्ट करवा सकते हो एक इंक्वायरी बाय मेडिकल एक्सपर्ट्स, जजेस की परमिशन, एंड उसके बाद इस इंसान को राइट टू डाई मिल जाएगा। ये राइट टू लाइफ का एम्बिट था। अब एक छोटे से ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि पर्सनल लिबर्टी का एम्बिट क्या है, कि ये पर्सनल लिबर्टी थी क्या। तो पर्सनल लिबर्टी पढ़ते हुए 2 केसेस आपको जानना जरूरी है। पहला केस है ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि देखिए, जो इंसान है ना, उस इंसान को आप ऐसे के ऐसे, ये प्रोसीजर जो भी लॉ ने एस्टैब्लिश कर दिया उसके हिसाब से आप पनिश कर दोगे। पर्सनल लिबर्टी को रोक सकते हो, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। बट हम दूसरा केस पढ़ते हैं मेनका गांधी का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही वाइडर पर्सपेक्टिव लिया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में
मेनका गांधी जी जो हैं वो जाना चाहती थी अब्रॉड। एक पासपोर्ट होता है जो ये बताता है कि आप किस कंट्री के सिटीजन हैं, और इनका वो पासपोर्ट लेके रख लिया जाता है। अब जब इनका पासपोर्ट लेकर रख दिया जाता है, तो अगर मान लो मैं आपका फोन ले लूं, तो आप दो क्वेश्चन पूछोगे, मैम क्यों लिया फोन, हम वापस कब दोगे, दो क्वेश्चन पूछोगे। ये सेम दो क्वेश्चन उन्होंने पासपोर्ट अथॉरिटी से पूछे कि पासपोर्ट लिया क्यों और वापस कब तक दोगे। इनको कोई जवाब नहीं मिलता। तब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि आपने इनकी पर्सनल लिबर्टी कर्टेल कर दी, आपने कम कर दी, खत्म कर दी इनकी पर्सनल लिबर्टी। तो ये जो प्रोसीजर आप बोल रहे हो ना कि लॉ के हिसाब से प्रोसीजर एस्टैब्लिश था, हमने तो उसके हिसाब से कर दिया, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मेनका गांधी जजमेंट के बाद में चेंज हो जाता है और ये बन जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब कि हम ये देखेंगे कि लॉ जो है वो भी सही होना चाहिए। आपने गलत लॉ लेके अप्लाई कर दिया, आपने एक गलत लॉ लेके अप्लाई कर दिया, तो वो प्रोसीजर तो आपने फॉलो कर दिया जो लॉ ने बनाया, बट आपने देखा ही नहीं कि ये जो लॉ है ये सही भी बना है या नहीं बना, जिसकी वजह से मेनका गांधी जजमेंट में जो प्रोसीजर दिया हुआ था वो यही था कि पासपोर्ट अथॉरिटी लेके रख सकती है पासपोर्ट बिना कोई रीजन दिए। तो लॉ ही गलत है, तो प्रोसीजर जो फॉलो हो रहा है वो ही गलत है। तो वहां से ये चेंज हुआ कि हमने अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि लॉ का प्रोसेस भी हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि लॉ ने जो प्रोसेस बनाया क्या वो सही है, और अगर वो सही है तो उसको इस्तेमाल करके हम किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी कर्टेल कर सकते हैं। एक ब्रीफ में आज मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि आर्टिकल 21 क्या होता है, और इसी के साथ हम एंड करते हैं आज का लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।